प्यारे बच्चों, भारत की खोज से ये दूसरा पाठ, तलाश। इस पाठ में नेहरू जी उस विशेष तत्व की तलाश करते हैं, उस विशेष बात की तलाश करते हैं जिसकी अ, विशेषता, वो विशेष चीज जो सिर्फ भारत में मौजूद है। ऐसी कौन सी वो सांस्कृतिक विशेषता है, ऐसी कौन सी वो बात है जो हमारे देश को एक विशेष पहचान दिलाती है, इसके विरासत को मजबूत करती है, विश्व के सामने भारत को एक अलग रूप में सामने रखती है। वो कौन सी ऐसी बात है बच्चों? दुनिया में हर एक देश की अपनी एक विशेष पहचान होती है। कोई ऐसी चीज होती है उस देश में जो उसको और दुनिया के अन्य देशों से अलग करती है, जो उसकी पहचान बन के आती है सामने। तो नेहरू जी उसी तत्व की तलाश करते हैं कि भारत में ऐसी विशेषता या ऐसा विशेष तत्व क्या है, वो कौन सी ऐसी बात है। जैसे वो आता है ना, हिंदुस्तान अरे यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों तलक रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो वही है कि भाई हमारी हस्ती नहीं मिटती है। दुनिया के कितने सारी सभ्यताएं और देश मिट गए, तो वो कौन सी ऐसी बात है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कौन सी वो बात है? उसी बात की तलाश, उसी विशेष तत्व की तलाश जो इतने दिनों तक इस देश को बनाए रखा, बचाए रखा। इतनी विपत्तियां आई, इतने आक्रमण हुए, इन सब के बीच ये देश बचा रहा, तो वो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बची रही। तो वो कौन सी ऐसी विशेष बात थी, वो कौन सा ऐसा विशेष तत्व था जो इस देश को बचाए रखा, जो इसकी पहचान बना? उसी की तलाश नेहरू जी इस पाठ में करते हैं। ये पाठ बड़ा है, इसलिए इस पाठ को हम लोग दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। आइए हम पहला हिस्सा देखते हैं। पहला टॉपिक, भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मन में भारत ही भारत रहा है से तात्पर्य है कि बीते कुछ सालों में मैं सिर्फ भारत के बारे में ही सोच रहा था, अपने देश के बारे में ही सोच रहा था। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण यानी अब तक मैं इस देश के बारे में जो सोच रखता था, जो बोलता रहता था, अब उसको मैं फिर से सोच रहा हूँ कि ये कितनी सही थी, कितनी गलत थी। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की, तब मैं कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। ये सब चीज़ें क्यों उनके मन में चल रही? क्योंकि नेहरू जी अब इस देश प्रति, अपने देश के प्रति लिखने जा रहे हैं। तो लिखने से पहले वो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लेना चाह रहे हैं, क्लियर कर लेना चाह रहे हैं। वो किसी पूर्वाग्रह में, यानी कि कोई विशेष सोच लेकर नहीं लिखना चाह रहे हैं। जो पहले की समझ थी उनकी, जो आज की समझ है, जो पहला वो पहले अपने देश के बारे में बोलते जैसा हो, वो हर एक चीज़ को क्लियर कर लेना चाह रहे हैं ताकि वो एक निष्पक्ष दृष्टि इस देश के प्रति रखें और लिखें। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? ये सारे प्रश्न नेहरू जी के मन में उठ रहे हैं। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो कह रहे भाई देखिए, भारत की प्राचीन समय में तो भारत विश्व गुरु रहा है, सारी तकनीक और सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद रही हैं। लेकिन इन इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो कैसे इतना कमज़ोर हो गया कि एक छोटा सा देश उसे अपना गुलाम बना लिया। और दूसरी बात कहते कि यहाँ पे गर्व करने लायक बढ़िया कहने लायक क्या है? एक विशाल जनसंख्या। तो भाई इसके अलावा यहाँ पे कुछ है जिसे जानदार कहा जा सके? और आधुनिक विश्व में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, तो भारत उसके बीच अपना तालमेल कैसे बैठाता है? ये सारी चीज़ें नेहरू जी के मन में सवाल उठ रहे हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था। खून में रचा मतलब यहाँ के थे, यहीं की मिट्टी में पले बढ़े, तो ये तो है ही, खून में रचा बसा होगा। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब नेहरू जी इस देश को बाहरी आलोचक के मतलब बाहरी व्यक्ति की नज़र से क्यों देखना शुरू किए? वो इसलिए कि चूंकि अगर वो कोई भी व्यक्ति अपने देश या अपने परिवार या अपने गांव के बारे में जब कोई बात लिखता है या कहता है, तो निश्चित रूप से उसे अपनापन का लगाव हो जाता है, जिससे वो अच्छाई ज़्यादा कहता है, बुराई कम।
तो इससे वो निष्पक्ष वाला भाव नहीं निकल के आता है। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने कहा कि मैंने इस देश को, इस भारत को भारतीय के नज़र से नहीं, एक बाहरी व्यक्ति के नज़र से देखना शुरू किया, ताकि मैं निष्पक्ष भाव से जो लिखूं वो कह पाऊं। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचा, यानी एक विदेशी यात्री के रूप में नेहरू जी आ रहे हैं, देश, इस देश को देख रहे हैं। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रह सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? बच्चों, मैंने शुरू में चर्चा की कि किसकी तलाश है? उस विशेष तत्व की जो इस देश को अलग पहचान देता है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन, और उस प्राचीनता में भी वो सबसे विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। यही भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान होकर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत की जो सभ्यता की जड़ें दिखाई देती हैं, वो कम से कम, अगर उसकी शुरुआत आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से भी माने, यानी करीब 5000-6000 वर्ष पहले माने, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जिन चीज़ों की शुरुआत हमें दिखाई देती है, तमाम परिवर्तनों के साथ बदलते हुए रूप में वो सभ्यता और संस्कृति की डोर यहाँ आज तक चली आती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन भारत की वो जो सभ्यता और संस्कृति की जो धारा है, जो डोर है, आज तक बनी रही, आज तक टूटी नहीं। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत के इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। पूर्वी एशिया यानी बच्चों आपको पता है, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों, यहाँ पे बहुत सी जगहों पर भारतीय मंदिर, भारतीय देवी देवता, भारतीय लोग, भारतीय अनाज, तमाम ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ तक भारत का प्रभाव था, वहाँ के राजाओं के नाम तक, वहाँ के पद, इंडोनेशिया के पैसों पर आज भी गणेश जी के, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे मालूम पड़ता है यहाँ भारत का प्रभाव रहा है। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथक और दंत कथा दो शब्द आते हैं बच्चों, समझ लीजिए। मिथक का मतलब होता है कि वैसी कथाएं जिनका आज के समय में प्रमाण दे पाना मुश्किल है। जैसे कि अगर आपको रामायण और महाभारत की कथा का अगर कोई प्रमाण मांगे आपसे कि आप प्रमाण दीजिए, तो आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे कि भाई ऐसा फैक्ट आपके पास, उसके पास वैज्ञानिक साक्ष्य आपके पास नहीं है। तो उस मिथ का होता है मतलब झूठ। तो अंग्रेजों ने ऐसी कथाओं को, ऐसी पौराणिक देवी देवताओं की कथाओं को मिथक कहा, झूठ कहा। तो उसे मिथक है मतलब जिसका आप वैज्ञानिक प्रमाण। और दंत कथा, दंत कथाएं यानी वो कथाएं जिसमें सच और झूठ का मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई राजा थे और उन्होंने कोई लड़ाई जीती, चलो ठीक है भाई, राजा थे, उन्होंने लड़ाई जीती, इतनी सच्चाई है।
लेकिन वो कैसे लड़ाई जीती, अब चूंकि उस समय कोई देखा नहीं, तो उसको अपने राजा को कथा को लोग बड़ा बढ़ा चढ़ा के उसमें झूठ का मिक्स करके, तो ऐसी पुरानी कथाएं जिससे एक शिक्षाप्रद लोग बातें या नैतिक शिक्षा देने के लिए ऐसी कथाओं में थोड़ी जोड़ तोड़ कर दिया करते थे। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने। कश्मीर के साथ खून का रिश्ता मतलब नेहरू जी जो थे वो मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं, बाद में यूपी में चले आए, इलाहाबाद में बस गए, वकालत करने लगे, इनके पिताजी फिर ये लोग इस तरीके से, लेकिन मूलतः क्या थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे नेहरू जी। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब ये बता रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको खींचती हैं, इस देश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो एक एक करके सबका नाम ले रहे हैं। यहाँ के इतिहास, यहाँ के पुराण, मिथक, दंत कथा, अब पहाड़ों की बात कर रहे हैं, हिमालय की, फिर नदियों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अनगिनत पहलुओं की आता है, इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ रही गहरी दरारों बीच बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। चीन से आने वाली नदी है जो उत्तर पूर्वी भारत यानी असम वगैरह में काफी बड़े रूप में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं कहते हैं। आपको पता है बच्चों, यमुना नदी किनारे पे ही मथुरा वृंदावन बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे किनारे तो तमाम सांस्कृतिक कथाएं हैं ही, पौराणिक कथाएं हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति कहानी। और बच्चों पता है गंगा नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे दूरी तक उसका प्रवाह क्षेत्र है, और भारत के तमाम प्रमुख नगर, बनारस से लेके पटना से लेके कलकत्ता तक इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, और इससे जुड़ी हुई तमाम कथाएं मौजूद हैं। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। बच्चों पता है ना, भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है जहाँ संगम होता है। एक तो हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं, मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और उससे कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि यद्यपि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे, मुझे हैरत होती है वो कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी, यानी एक नजरिया दिया, एक सोच दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ साफ देखा। नेहरू जी कह रहे हैं कि यहाँ एक एक जगह से जो कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो इतिहास के पहलू जुड़े हुए हैं। पानीपत के मैदान में आप खड़े हो जाइए, कुरुक्षेत्र के मैदान में आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरवों की चतुरंगनी सेना आपके सामने खड़ी है। चौसा के मैदान में खड़े होंगे तो एक तरफ हुमायूं और एक तरफ शेरशाह। और जब आप सारनाथ पहुंचेंगे और वहां के उपवन में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा भगवान गौतम बुद्ध की भूमि में आ गए। यहीं गौतम बुद्ध भगवान देखिए बैठ के कैसे। तो वो इतना विशेष वो जगह है कि उस जगह पे पहुंचते हैं कि आपका आपका मन मस्तिष्क उस दौर में चला जाता है।
2,500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य और राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। ये उन चीज़ों को देखते हैं। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5,000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता, कुछ मतलब अजीब, कुछ अलग प्रतीत होती है, दिखाई देती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। अगला टॉपिक देखते बच्चों, भारत की शक्ति और सीमा, यानी पावर एंड लिमिटेशन। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौर में पिछड़ गया। वर्तमान में वो देख रहे हैं, यानी जो 19वीं शताब्दी में भारत के कैसे भारत पिछड़ गया, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड में और भारत में उस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए पिछड़ गया। भारत तकनीक दौर में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत ही नहीं, लगभग सारे एशिया का। आपको पता है बच्चों की जो पश्चिमी कुछ गिने चुने देश थे, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन्होंने करीब करीब पूरे एशिया अफ्रीका के देशों पे कब्जा कर रखा था। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में भारत तो मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर यानी लगातार गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी क्रिएटिव नेचर क्या होता है, वो उसकी जगह नकल की प्रवृत्ति ले लेती है। अनुकरण यानी नकल की प्रवृत्ति ले लेती है। लोग नई रचनाओं को लिखने के जगह पुरानी रचनाओं में ही कुछ इधर उधर करके लिखने लगे। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दा नंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने, यानी नया करने की जगह लोग बस नई बातें बनाने लगे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। और पहले के मंदिर निर्माण में जो बड़े बड़े डिजाइन थे, उसकी जगह क्या महीन डिजाइन, और मतलब जो काम पहले ज़्यादा मात्रा में होता था उसमें डिजाइन के चक्कर में वो कम मात्रा में होने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजी और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले लिया। ये तमाम चीजें देख रहे हैं कैसे हमारा मतलब हम सिमटने लगे। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। बच्चों, दुनिया के तमाम साहसी नागरिक और लोग एक समुद्र को पार करके एक एक नई नई जगह ढूंढ के व्यापार करते थे, और भारतीय संस्कृति में क्या माना जाता था कि समुद्र को लांघना पाप है। तो ये क्या है, एक संकीर्ण सोच का पता चला जिससे हम पिछड़ते चले गए। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा में उसे जगह ले ली। यानी ये बात करें जो दिखावा और आडंबर और इन चीज़ों में हम उलझ गए, आपस में ही लड़ने लगे। चाहे छुआछूत हो, चाहे जाति पाति हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे स्वर्ग और नर्क और पाताल का डर हो, इन सारी चीज़ों की बात नेहरू जी कर रहे हैं। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भी भारत का हास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति की पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। कह रहे बस ऐसा ही नहीं था, कुछ और भी चीजें थी। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता, तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। इस तरह क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। यानी इन सब चीजों के बावजूद कुछ कुछ नया होता रहा, जिससे वो भारत की जीवन यात्रा बढ़ती रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण, कैसे दौर आते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के साथ, उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा
प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो बच्चों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यानी कुछ न कुछ इन सारी जड़ता, इन सारे पिछड़ेपन, इन सारी रुकावट के बावजूद कुछ ऐसा नया होता रहा जिसमें वो सामंजस्य बना के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। देखिए नया टॉपिक, भारत की तलाश। पुस्तकों, कहाँ भारत को ढूंढ रहे हैं नेहरू जी, ये देखिए। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वो उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। यानी देख रहे हैं ना, जो उनका वर्तमान दौर चल रहा है नेहरू जी का, जब जेल में बंद है, तो देख रहे हैं कुछ मामलों में भारत 500 साल पुराने सभ्यता संस्कृति में जी रहा है, और जो मध्य वर्ग है जिनके पास कुछ 2 रुपए पैसे हैं वो कुछ सतही आधुनिकता यानी अंग्रेजों के नकल पे लगे हुए हैं। मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। देखिए नेहरू जी उच्च वर्ग के थे, नेहरू जी अमीर आदमी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने वर्ग का प्रशंसक नहीं था कि बहुत अच्छा। फिर भी भारतीय संस्कृति में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के विरुद्ध ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन ये चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। और नेहरू जी कह रहे हैं जो भारतीय मध्य वर्ग है वो चाहता था आगे बढ़ना, और जब अंग्रेजों की वजह से उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो वो अंग्रेजों को हटाना चाहता था। लेकिन नेहरू जी जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि वो उनको हटा के, ऐसा नहीं था कि वो गरीबों को सत्ता सौंपना चाहता था, वो अंग्रेजों को हटा के उनकी जगह खुद बैठ जाना चाहता था और गरीबों की स्थिति को वैसे ही छोड़ देना चाहता था बच्चों। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन जो भारत के पहले पुराने जमींदार, राजा महाराजा, बड़े अमीर उद्योगपति लोग थे, उन्होंने ही अंग्रेजों की जगह ले ली और वही सत्ता और उस पे बैठ गए। जो पहले गरीब और सामान्य जनता थी वो वैसी की वैसी ही बनी रह गई। आप आज भी ये चीज को देख सकते हैं। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे, उसे चुनौती देना, उसे उखाड़ फेंकना का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की ग्रामीण जनता। और जबकि भारत की उस समय 90% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी? गांव में रहती थी। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। देखिए नेहरू जी उच्च वर्ग के थे, उनका संपर्क मध्य वर्ग के लोगों का था, शहरों और विदेशों में पले बड़े थे, इसलिए भारत की गांवों और गांवों के लोगों की सोच, उनके रहन सहन से नेहरू जी बिल्कुल अपरिचित थे। इसलिए जब ये गांव में जाते हैं तो इनको इनको बेहद नया अनुभव होता है और उनकी बातें और सोच जान के ये बहुत आकर्षित होते हैं। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी थी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता है और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ उसी कारण समाप्त हो गया। पिछले 200 वर्ष यानी अंग्रेजों के शासन की बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है।